जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और हमारी कुछ दिनों से ये सीरीज चल रही है। ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं अभी। तो इसमें हम लोग 2 सेट कवर कर चुके हैं, आज ये तीसरा सेट है। और तीसरा सेट ये जो है ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेट है ये। अभी वर्तमान में बिट्टू जहाँ सर क्लास नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से मैं एक पुराना सेट उठाया हूँ जो इससे पहले कवर करवाया गया था। तो वही सेट उठाया हूँ और उसे ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छा सेट है, मैंने इसे पूरा अच्छे से देखा है। तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, इसका पूरा डिस्कशन के साथ हम लोग बात करेंगे वीडियो में। और इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। 8 बजे सुबह में, 8 बजे से लेकर 8:30 के बीच में आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। और 9 बजे सुबह में आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, वो इसी वीडियो के थ्रू यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेट जो है उसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए साइंस का फर्स्ट सेट है और ये 5/9/2023 को करवाया गया था। टोटल 50 क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका सब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा पॉइंट ऐसा बताऊंगा जो आपको लिखना चाहिए अपने कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एम्फीबिया उभयचर वर्ग की नहीं है? नहीं है ये पूछ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम्फीबिया वर्ग के यानी उभयचर वर्ग में आप किस किस जीव को रखते हैं, यानी जीव जंतु को रखते हैं। तो जैसे आपको पता होगा मेढक और टोड एक होता है, और सालमेंडर, ये सभी जो है ना, ये सभी आते हैं उभयचर वर्ग में। ठीक है ना। और इसका क्वेश्चन है कि कौन इसकी विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। ये जल एवं स्थल दोनों पर निवास करने में सक्षम होते हैं, ये तो सही है। यह अनियत तापी एवं शीत रक्तीय जंतु है, ये भी सही है। उनकी त्वचा पर ग्रंथि नहीं होती है, जिसके कारण शुष्क जिसके कारण त्वचा शुष्क होता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डी नंबर ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन है, इसमें श्वसन त्वचा गिल्स और फेफड़ों के द्वारा होता है। तो ये पॉइंट जो है ये सही है। देखिए अब पूछेंगे कि तीनों से कैसे इसका शोषण होता है, अब मैं बता देता हूँ। जब एम्फीबिया वर्ग यानी उभयचर जो है वो स्थल पे रहते हैं, अगर आप कॉपी पेन ले रखें तो लिख लीजिए। स्थल पे जब रहेंगे उस समय वो फेफड़ा से सांस लेते हैं। ठीक है, जब वो पानी में रहते हैं तब वो गिल्स से सांस लेते हैं। और जब वो निष्क्रिय रहते हैं, यानी निष्क्रिय मतलब समझे, जब बहुत ज़्यादा ठंडी आ जाएगा और बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगा तो आप मेढक को देखिएगा नहीं दिखाई देगा, तो वो कहाँ चला जाता है? वो जो है ना मिट्टी के अंदर एक अपना बिल बना के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे जाके वो निष्क्रिय हो जाता है कुछ दिनों के लिए। तो जब वो निष्क्रिय हो जाता है यानी मिट्टी के अंदर चला जाता है तो उस समय वो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बॉक्साइट एस्क से अशुद्धियों के निराकरण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सी विधि है बताइए। तो इसमें से जो है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देख लीजिए एक पॉइंट, Al2O3 इंटू 2H2O। देखिए इसलिए मैं बोला ना कि सब कुछ मैं लिख नहीं पाता हूँ इस पर, तो आप अपना कॉपी लेके बैठिएगा। इंटू 2H2O जो है इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिना। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। और बॉक्साइट एस्क में जो मिलने वाली अशुद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। और बॉक्साइट एस्क जो होता है उसकी अशुद्धि में क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है? SiO2 प्लस Fe2O3। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से वही जो अशुद्धि होती है उसे निराकरण करने के लिए कौन सी विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये पूछा गया है। इसमें से जो है ना हॉल की शुष्क विधि, हॉल की शुष्क विधि का भी प्रयोग करते हैं, बॉयर की आर्द्र विधि का भी प्रयोग करते हैं, और सर्पेक विधि का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और एक पॉइंट है इसमें जान लीजिए, इसमें जो है बॉयर की आर्द्र विधि जो है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है वर्तमान समय में। इसमें खर्चा जो है कम आता है, इसलिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। और सर्पेक विधि जो है ये वर्तमान में बंद ही हो चुका है, क्योंकि इसमें जो है विद्युत बहुत ज़्यादा खर्च होता है, जिसकी वजह से सर्पेक विधि को भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़की झूले पर खड़े होकर झूल रही है, यदि वह बैठ जाए तो झूलने का दोलन काल क्या होगा? तो यदि वह बैठ जाती है तो झूलने का दोलन काल जो है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरल आवर्त गति आप जानते होंगे। सरल आवर्त गति जो होता है त्वरण और विस्थापन, त्वरण का समानुपाती होता है विस्थापन। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, सरल आवर्त गति, जैसे कि एक पेंडुलम होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे मानिए एक पेंडुलम है ये, ठीक है, और ये जो है ये एक बार इधर गया, फिर इधर गया, ठीक है, तो इसमें जो समय लगता है यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से जो पूरा यहाँ तक आया यहाँ, और यहाँ से फिर बीच में आ गया, इसको बोलते हैं एक दोलन या एक कंपन। और इसमें जो समय लगा, यानी एक दोलन या एक कंपन में जो समय लगता है उसे बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। और टी समानुपाती होता है रूट ओवर एल। क्या होता है? टी समानुपाती होता है रूट ओवर एल। इसका मतलब ये है कि लंबाई अगर बढ़ेगी किसी चीज़ की तो आवर्तकाल बढ़ेगा। तो इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा कि झूलने का दोलन काल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, जब ब्रिक में अघुलनशील लवण जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जमा होने लगता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जब जमा होने लगता है किडनी में, जिसे हम लोग पथरी बोलते हैं, आपको पता होगा किडनी पथरी आप लोग जानते होंगे, उसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। और इसे साइंटिफिक नाम इसका क्या है? रीनल केल्काई। क्या नाम है? रीनल केल्काई। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमी वायु या रसायन द्वारा धातुओं की सतह पर रासायनिक प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। ये तो सही है। नेक्स्ट है, धातुओं का संक्षारण लाभप्रद तथा हानिकारक दोनों होता है। अब आप बोलिएगा भैया ये जो होता है सिर्फ हानिकारक होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि धातुओं का संक्षारण जो होता है वो लाभप्रद एवं हानिकारक दोनों होता है, दोनों सही है। बोलिएगा कैसे? देखिए, जब संक्षारण यानी लोहे में जब जंग लगेगा तो वो हानिकारक हो जाएगा, समझे, अब वो धीरे धीरे खराब होते जाएगा। लेकिन जब एल्युमिनियम में जंग लगता है, एल्युमिनियम में जब कार्बन पकड़ता है तो वो जो है ना ऊपर से एक परत बन जाता है और आंतरिक एल्युमिनियम जो है वो सेफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है एल्युमिनियम में लाभप्रद हो जाता है और लोहे में हानिकारक हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विद्युत धारा एम्पियर सही है, विद्युत प्रतिरोध ओम सही है, विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का क्या हो जाएगा बताइए? तो विद्युत विभव का आपको पता होगा वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, ना कि फैराडे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फैराडे किसका होता है? तो विद्युत धारिता का फैराडे होता है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और विद्युत आवेश का कूलाम होता है, ये तो सही है। नेक्स्ट, यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पकड़ा गया, यहीं पे गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यकृत जो है ना मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ना कि अंतःस्रावी, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और ऑप्शन इसका पढ़ते हैं। यकृत वसा में पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये तो सही है। ठीक है, यकृत पित्त का निर्माण करने एवं उसे संग्रहित करता है। देखिए, यकृत पित्त का निर्माण तो करता है लेकिन उसे संग्रहित नहीं करता है। इसका संग्रहण कहाँ होता है? इसका संग्रहण होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो इसका आंसर जो होगा ना ए और सी दोनों होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे एंटासिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जो बाजार में लाए जा रहे हैं एंटासिड, उसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस। एंटासिड जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, एंटासिड क्या होता है? क्षारीय होता है। और एंटासिड का प्रयोग हम क्यों करते हैं? जब हमारे पेट में या आंत में जो है HCl यानी अम्ल की जो है अधिकता हो जाती है, तब हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। और एंटासिड के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? MgOH का होल ट्वाइस। 1.2 गुना 10⁻³ AMU कार्बन के कितने परमाणु हैं? ठीक है, तो कार्बन के कितने परमाणु हैं ये बता रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो 12 AMU होता है। कितना होता है? 12 AMU। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 AMU। तो 1.2 गुना 10⁻³ कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा बताइए? तो 12/1.2 गुना 10⁻³। तो ये 10 बार में कट रहा है और एक यहाँ से कट जाएगा तो 10⁻² आ जाएगा, यानी 100 हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा? 100। नेक्स्ट है, कोई वस्तु विराम की स्थिति में 0.5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग क्या होगा? देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as। क्या होता है? 2as। v² बराबर u² प्लस 2as। तो ये आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 15.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के श्रेणी में नहीं आता? चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रदूषक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक उसको कहते हैं जो जिस रूप में उत्पन्न होता है उसी रूप में प्रदूषण फैलाता है। मतलब जो जिस रूप में उत्पन्न होता है उसी रूप में प्रदूषण फैलाता है। जैसे CO2 है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अगर अपने लिमिट में रहे, जितना इसका वैल्यू है, मतलब जितना ये वायुमंडल में है, तो ये प्रदूषक नहीं होगा। लेकिन ये अपने लिमिट से जब ज़्यादा होने लगता है तो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में ये प्रदूषक के रूप में बदल जाता है। तो ये कुछ रिएक्शन नहीं किया, डायरेक्ट ये बदल गया। और द्वितीयक प्रदूषक जो होता है वो किसी अन्य चीज़ से रिएक्शन करने के बाद प्रदूषण फैलाता है, तो उसे बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है, और DDT जो है प्राथमिक प्रदूषक है। लेकिन इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट है, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले उसका वेग क्या होगा? तो पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले उसका वेग क्या होगा? इसका भी फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला है, UV² बराबर U+2GH। वहाँ पे 2AS लिए थे, लेकिन यहाँ पे 2GH लेंगे। ठीक है ना, इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 19.6 मीटर से गिराया गया है तो इसलिए 19.6 हुआ, नहीं। इसको सॉल्व करने पे 19.6 मीटर प्रति सेकेंड ही आएगा। अगर इसका मान चेंज हो जाता है तो सेम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय की उन्नत नस्ल नहीं है? तो करन स्विस गाय का उन्नत नस्ल है, करन फ्राइस गाय का नस्ल है, फ्रीसीवाल जो है गाय का नस्ल है, जर्सी जो है गाय का नस्ल है, लेकिन सुरती जो है ये भैंस का नस्ल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुरती है भैंस का नस्ल, और सुरती, मेहसाना, जफराबादी, मुर्रा, ये सभी जो है भैंस का नस्ल है। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं प्रगलन। क्या बोलते हैं? प्रगलन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 126 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से किसी पत्थर को सीधे ऊपर फेंकने पर पत्थर की महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। तो प्रथम किस जो पत्थर है वो किस महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा? तो इसका फॉर्मूला है H बराबर U² बाय 2G। तो H बराबर U² बाय 2G हो गया, तो U इसमें क्या होगा? U हो जाएगा 126 किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन इसको हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा, तो 5/18 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 35। तो ये हो जाएगा 35, यानी U² 35 गुना 35/2G है, और G का मान क्या होता है? दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो 10 दूनी 20 हो गया। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 61.25 मीटर। नेक्स्ट है, बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव कौन है? तो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। मैं आपको बता दूं कि बीटी कपास जो भारत में 3 प्रकार के बीटी कपास जो है मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। नाम लिख लीजिएगा आप लोग, बीटी कपास मैक 162, मैक 162, मैक 184 और मैक 82। क्या है? मैक 162, 184 और मैक 82, ये जो 3 प्रकार के हैं मुख्य रूप से भारत में उपयोग किए जाते हैं। और बीज अधिनियम संविधान द्वारा कब लागू किया गया था? तो बीज अधिनियम जो लागू किया गया था 1966 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वैसे श्रेणी के रोग हैं जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? मैं आपको बता दूं कि विषाणु के द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनसे सिर्फ आप रोग के लक्षण ठीक कर पाते हैं, ना कि रोग उसका कभी भी ठीक नहीं होता, सिर्फ रोग के लक्षण ठीक हो पाते हैं। ठीक है, तो विषाणु द्वारा होने वाला इनमें से कौन सा रोग है? तो इन्फ्लुएंजा। हाँ, एक पॉइंट और है इसमें कि टीका जो होता है, टीका के द्वारा विषाणु के रोग को भी ठीक किया जाता है, लेकिन टीका के द्वारा बहुत कम ही विषाणु के रोग, अभी तक बहुत कम विषाणु के रोग के लिए टीका बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा जल की अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है? तो वो हो जाएगा परम्यूटिक विधि। क्या होगा? परम्यूटिक विधि के द्वारा जल की अस्थायी एवं अस्थायी दोनों कठोरता दूर की जाती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना प्रारंभ कर दे तो गुरुत्व त्वरण जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा?
कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी का घूर्णन गति अगर बढ़ जाता है, पृथ्वी का घूर्णन गति अगर बढ़ जाता है तो जी का मान जो है वो घट जाएगा। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाती है तो जी का मान जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र पे आपको पता है कि जी का मान 0 होता है। नेक्स्ट, और पृथ्वी के ध्रुव पे जी का मान सर्वाधिक होता है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासित होता है? तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है। आपको मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई कलाकार है या फिर कोई गायक है, कोई पेंटर है, उसकी जो कृति है या फिर उसके द्वारा बनाया गया चित्र या फिर जो भी चीज़ है, जो गाया हुआ गाना है, उसके मरने के 60 साल बाद तक उस पर उसका अधिकार होता है। मरने के 60 साल बाद तक उस पर उसका अधिकार होता है, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि अब वो मर ही गया तो अभी किसका अधिकार, मतलब किस प्रकार का अधिकार? लेकिन विधिक रूप से उसके जो वारिस होते हैं उनका अधिकार होता है उन पे, ठीक है। चलिए, होलोग्राफी तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई? तो होलोग्राफी तकनीक की खोज जो है डेनिस गोबर के द्वारा की गई थी। आप कमेंट में बताइएगा माइकल फैराडे के द्वारा किसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन औसत्य है? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, सब पता चल जाएगा। कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है, ये तो सही है। हमको ढूंढना है औसत्य। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल है, ये भी सही है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, आपको पता है। और कंकाल तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र किसे बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि आखिर कोशिका का कंकाल तंत्र किसे बोलते हैं, ये बताइए। तो ये बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसको बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी जालिका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या 8 है, उस परमाणु पर आवेश क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। अब बोलिएगा क्यों? बोलिएगा आप क्यों होता है उदासीन? परमाणु जो होते हैं उनमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो निगेटिव में होता है। जैसे कि मानिए यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, ठीक है, 8 है। अब क्या हुआ कि प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो फिर +8, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और 8 और 8 दो खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये जो है उदासीन है, ठीक है। एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है, तो इस लेंस की फोकल दूरी क्या होगी? चलिए ठीक है, इस पर भी बात करते हैं हम लोग। देखिए, लेंस की फोकल दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, F बराबर 1/d, ठीक है। तो d कैसे निकालेंगे? F बराबर 1/d है, तो F बराबर 1/2 हो गया। तो 1/2 कितना हो गया? 0.5 मीटर, और इसी को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी हो जाएगा। क्या होगा? फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दूसरे स्थान पे कौन सा गैस है? तो दूसरे स्थान पे नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है, भारत में शोध प्रयोगशाला का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में शोध प्रयोगशाला का जनक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मकई और गन्ने के किण्वन से कौन सा जैव ईंधन बनाया जाता है? तो मकई और गन्ने के किण्वन से जो है इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल जो है ना, ये आईपेक नाम है। क्या है? ये आईपेक नाम है। तो इसका साधारण नाम क्या है इथेनॉल का? इथेनॉल का साधारण नाम है इथाइल एल्कोहल। क्या है? इथाइल एल्कोहल, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डीएनए में निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? देखिए, वायरस जो होता है ना, वायरस वो 3 चीज़ों में रहता है। जैसे देखिए, प्लांट में, एनिमल में, और बैक्टीरियोफेज में। किस में? बैक्टीरियोफेज में। तो बैक्टीरियोफेज में कौन सा होता है? तो डीएनए। अनुवांशिक की बात कर रहा हूँ मैं अभी। डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज में, और डीएनए होता है एनिमल में, और प्लांट में क्या होता है? आरएनए होता है, वायरस के रूप में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? डीएनए के बारे में पूछा रहता, इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है, O2 गैस के 0.7 मोल का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? तो O2 गैस के 0.7 मोल का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 32 AMU। ऑक्सीजन पे लिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 AMU जो है 1 ग्राम
का हो जाएगा। तो 0.7 का निकाल लीजिए, 32/0.7 कीजिएगा, आ जाएगा 22.4 ग्राम। नेक्स्ट है, यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक तार से 5 एम्पीयर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा का खपत कितना होगा। तो विद्युत ऊर्जा का जो खपत होगा, मतलब W बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, इसका फॉर्मूला होता है। W बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो आई स्क्वायर जिससे हो गया, तो 5 गुना 5 हो गया 25, गुना आर कितना है, आर दिया है वह है 2, और टी दिया हुआ है 30 मिनट, और 30 मिनट को हम बदलना पड़ेगा सेकेंड में, तो इसको गुना कर लीजिएगा, 25 दूनी 50, और 50, इसको गुना करने के बाद आपको आ जाएगा 90,000 जूल। क्या आएगा, 90,000 जूल। नेक्स्ट है, रक्त प्लाज्मा में रुधिर को थक्का बनने वाले कारक को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा के बीच बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुल सकते, तो वो है Au, मतलब सोना। अगर आपसे पूछा जाएगा एक और कौन सा धातु है, तो एक और धातु है प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम जो है सिर्फ अम्लराज में घुलते हैं, और अम्लराज की प्रकृति कैसी होती है, ये जो है अम्लराज नाम से ही पता चल रहा है। और ये जो है 3HCl प्लस HNO3, मतलब HCl इसमें 3 रेशियो में होता है, और HNO3 जो है 1 रेशियो में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक पूछा जा रहा है, ना कि एसआई मात्रक। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य का सिर्फ मात्रक पूछ रहा है, तो मीटर भी होता है, नैनोमीटर भी होता है, एंगस्ट्रम भी होता है, इनमें से सभी होता है। और एसआई मात्रक पूछता तो एंगस्ट्रम होता। प्रोटोजोआ तथा जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीव अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, लेकिन विखंडन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। जब जो है अनुकूल रहता है ना, जब जीव अनुकूल परिस्थिति में रहता है तो उस समय वो द्विविखंडन करता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति में रहता है तो वो बहुविखंडन करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समद्विविखंडन या द्विविखंडन, एक ही बात। किसी ताजे तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा कुरकुरे, चिप्स, ये सब जितने भी चीज़ होते हैं तो उनको सुरक्षित रखने के लिए जो है नाइट्रोजन का ही प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन भरा होता है। नेक्स्ट है, हवा में कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए, कांच के स्लैब पे जो है अगर लंबवत ले रहे हैं तो वो लंबवत ही निकल जाएगी। जब हम लंबवत लेंगे इसको तो ये इधर लंबवत ही निकलेगी। ठीक है, तो इसका मान 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, यह ग्रंथि के हार्मोन पर नियंत्रण रखता है, गलत है। यह ग्रंथि के हार्मोन थायराइड, एड्रेनलिन, वृषण और अंडाशय के हार्मोन निर्माण और निष्कासन को नियंत्रित करता है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा पीयूष का मास्टर ग्रंथि कौन सा, मतलब पीयूष ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। लिख लीजिएगा कॉपी में, वो किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट, इन कथनों पर विचार कीजिए। ठोस पदार्थ और संपीड़िय होते हैं, ये सही है। और क्या है, द्रव पदार्थ संपीड़िय होते हैं, गलत है। गैस की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, सही है। 1 और 3 इसका सही है। नेक्स्ट है, एम द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊंचाई s तक ले जाने में पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि कोई भी वस्तु को जो है, द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर ले जाएंगे, मतलब पृथ्वी से ऊपर ले जाएंगे, तो उसमें संचित मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है अनिहित हो जाएगी। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। आपको भी पता है कि जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन सा है, नीम है। कठोर इस्पात हार्ड स्टील में क्या होता है। देखिए, हार्ड स्टील में जो है 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। लेकिन आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि सॉफ्ट स्टील में कितना होता है, तो सॉफ्ट स्टील में 0.1 से 0.4% कार्बन होता है। नेक्स्ट, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो होती है 2260 गुना 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम है, या 536 कैलोरी प्रति ग्राम है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 2260 गुना 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम, या 536 कैलोरी प्रति किलोग्राम। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है। तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 336 गुना 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम है। ठीक है,
और कैलोरी में पूछा जाए तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस का संबंध है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस का संबंध है लिम्फोसाइट एवं एंटीबॉडी के निर्माण से। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में व्हाइट नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मुख गुहा में। इसका आकार कैसा होता है? यू आकार का इसका होता है। नेक्स्ट, जीव के क्लोन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पढ़ लेते हैं। क्लोन अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है, ये जो है सही, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? तो शरीर का सामान्य तापक्रम हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के बीज से कॉफी प्राप्त की जाती है। चाय पत्ती पूछा जाए तो चाय, वो नाम में ही पत्ती है तो पत्ती से प्राप्त की जाती है। और लौंग पूछा जाए तो पुष्प कलिका से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा? तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा बताइए। इसका एक फॉर्मूला होता है आवर्धन निकालने का, आवर्धन बराबर v/u। तो इसमें जो है ना u दिया हुआ है -15, ठीक है, यहाँ 15 दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है v नहीं दिया हुआ है। तो v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस पर, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जिसमें से f दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, v दिया हुआ है मतलब u दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो v निकालिएगा जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो v आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 30/15 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। मतलब इसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2 गुना बड़ा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए कथन में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, सही है। तराशा हुआ हीरा पूर्ण अधिक परावर्तन के कारण तेज चमकता है, सही है। प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी में परा सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे परावर्तन नहीं होना चाहिए था, यही गलत है, यहाँ अपवर्तन होना चाहिए था। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? तो इसमें से सिर्फ डॉग स्टार जो है वो मछली है, बाकी ये सभी मछली नहीं है। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते, उन्हें मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। और देखिए, वीडियो के बीच में मैं लाइक सब्सक्राइब और फालतू बातें नहीं बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने मन से नहीं करना है, कर दिया कीजिए। अब बोलूँगा तब कीजिएगा तो वो आपकी मर्जी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।